Hello, dear viewers. Today we will know about the role of duodenum and ileum in digestion. आज हम पढ़ेंगे duodenum और ileum का digestion में क्या रोल है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो duodenum और ileum दोनों ही small intestine के पार्ट्स हैं और small intestine का फर्स्ट पार्ट जो कि duodenum था वो न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन करता है और वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे duodenum और ileum के रोल के बारे में। So let's start. The duodenum also helps in the digestion of nutrients which are not digested in the duodenum. क्या कह रहे हैं कि duodenum जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है जिसकी डाइजेशन duodenum में नहीं हो पाती। मतलब इसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स की duodenum में होती है, लेकिन फिर भी अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स रह जाए, उनकी डाइजेशन ना हुई हो तो फिर उसकी डाइजेशन duodenum में होती है। और duodenum और ileum दोनों में एब्जॉर्प्शन होती है। duodenum में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है जबकि ileum में duodenum के लिहाज से कम एब्जॉर्प्शन होता है। तो duodenum में डाइजेशन भी होता है लेकिन duodenum से कम, और एब्जॉर्प्शन भी होता है लेकिन ileum से ज़्यादा। Here the process of digestion is completed. यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। duodenum में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जितनी भी चीज़ों को डाइजेस्ट होना होता है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाती है। फिर बाकी एज वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। तो duodenum में मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो जिनकी नहीं हो जाती वो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस था वो तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। सो लेट्स नो अबाउट द एब्जॉर्प्शन। Here the villus cum, which is a finger-like projection on the walls of small intestine. यानी जब भी एब्जॉर्प्शन की बात आती है तो एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले विलाई यानी विलस को समझना ज़रूरी है। विलस सिंगुलर है जबकि उसका प्लूरल है विलाई। अब विलस या विलाई क्या है? तो जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर की तरफ से देखते हैं तो उसकी वॉल्स पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और उन प्रोजेक्शंस को हम विलाई या विलस कहते हैं। These finger-like projections have further small projections on them, which are known as microvilli. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर मज़ीद छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं। यानी जब हम एक विलस को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो उस पर हमें मज़ीद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आएगी जिसे हम माइक्रोविली कहेंगे। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट विली होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो विली, और उसके ऊपर जो छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे वो माइक्रोविली। माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो ये जो विली है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। So inside a villus there is a lactile that helps in the absorption of fats. क्या कह रहे हैं कि एक विलस के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर लैक्टील होता है। लैक्टील क्या है? ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक वेसल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इसमें हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक वेसल होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलस के अंदर एक लैक्टील प्रेजेंट होता है। अब लैक्टील का काम क्या है? ये फैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड देयर आर सम ब्लड वेसल्स अराउंड इट, और उसी एक लैक्टील के इर्द गिर्द कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लैक्टील फैट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है जबकि उसके इर्द गिर्द जो कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
सवाल ये पैदा होता है फैट्स की एब्जॉर्प्शन लेक्टिल में क्यों होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में होती है। इसका रीज़न ये है कि ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो वो जो प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल में यानी हमारे ब्लड में चले जाते हैं, जबकि फैट्स नहीं हो सकता इस तरह। बिकॉज फैट्स की जब डाइजेशन भी हो जाती है तो वो साइज़ में बड़ा होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से, और फैट्स का साइज़ इतना होता है कि वो जो है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर नहीं हो सकता, जबकि लेक्टिल ब्लड वेसल्स से बड़ा होता है, इसलिए जो फैट्स होते हैं वो लेक्टिल के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब जानते हैं प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन के बारे में। So, when the digestion of proteins and carbohydrates is completed, they are absorbed by the blood vessels in the villi. जब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे वो ड्यूडेनम में हो या फिर ज्यूजिनम में हो, तो फिर वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड वेसल्स से जो कि प्रेजेंट होते हैं विली के अंदर। ठीक है, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं रेक्टिल के अंदर उनमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल या लेक्टिन लेता है सो इट इज़ नॉन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एंटर हो गए हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, बट दे आर नॉट सेंट डायरेक्टली टू आवर बॉडी बिकॉज इट कैन स्टिल कंटेन सम टॉक्सिन्स डेट आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है और प्रोटीन्स जो ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो अब ब्लड में शामिल हो गए, अब ब्लड हमारी बॉडी तक आएगा ना, तो ये ब्लड डायरेक्टली हमारी बॉडी तक नहीं आता, क्योंकि इसमें अभी भी हाई चांसेस है कि इसमें टॉक्सिन सब्सटेंसेस यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टिल कंटेन इसलिए है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इनकी पूरी कोशिश होती है कि जो फूड में पैथोजेंस वगैरह है उसको किल करे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होती है कि इसमें टॉक्सिन सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा निज़ाम रखा है जो कि फूड को पूरा फिल्टर करता है। ठीक है, और वो क्या है, लिवर। देयरफॉर दे आर फर्स्ट सेंट टू अवर लिवर टू फिल्टर द ब्लड। तो यही जो ब्लड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हो गए हैं, ये सेंड किया जाता है हमारी लिवर तक। ठीक है, ये हमारी लिवर तक सेंड किया जाता है, और लिवर में फिर इसकी फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, जो ब्लड होता है उससे टॉक्सिन सब्सटेंसेस अलग किए जाते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये अराइज होता है कि अगर लिवर में हम टॉक्सिन सब्सटेंसेस की फिल्ट्रेशन करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, तो वो लिवर को क्यों कुछ नहीं कहता? तो रीज़न उसका ये है कि हमारे जो लिवर में सेल्स होते हैं वो उन टॉक्सिन सब्सटेंसेस को उसकी डाइजेशन करते हैं और उनको लेस हार्मफुल बनाते हैं। ठीक है, जब उसको लेस हार्मफुल बनाते हैं तो फिर वो लिवर को नुकसान नहीं दे सकते,
और वहाँ पे वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड से अलग कर दिया जाता है, जो कि फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। अब जो फिल्टर ब्लड है, मीन के वो ब्लड जिसमें टॉक्सिन सब्सटेंसेस नहीं है, वो सेंड किए जाते हैं हमारी हार्ट तक। हार्ट से वो जाते हैं लंग्स तक, जहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ऑक्सीजनेशन के बाद वो दोबारा से लंग्स में आते हैं और फिर वो हमारी बॉडी के सेल्स तक सेंड किए जाते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन भी शामिल कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिएंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ऑक्सीजनेशन उसकी लंग्स में होती है बाय द हेल्प ऑफ हार्ट। और टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिमूव किए जाते हैं, यानी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है लिवर में। तो इस तरह से क्लीन ब्लड हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब फैट्स की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ लेट्स नो अबाउट द एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। So, when the fats enter our small intestine, first they are converted into smaller pieces by bile. जैसे ही फैट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है, तो सबसे पहले जो बाइल होता है, जो कि लिवर से आया होता है, ठीक है, वो उन फैट्स को कन्वर्ट करता है स्मॉलर पीस में, ठीक है। और जब वो क्या है बाइल, वो जब फैट्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर ले, फिर उसके बाद क्या होगा, आफ्टर डेट द फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज एंजाइम। उसके बाद लाइपेज एंजाइम उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं, मज़ीद डाइजेशन करते हैं। लाइपेज एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, जो कि आया होता है पेनक्रियास से, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि सबसे पहले बाइल क्यू फैट्स को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारा लाइपेज एंजाइम। तो रीज़न उसका ये है कि जब तक बाइल फैट्स पे काम ना करे, तब तक लाइपेज एंजाइम उसकी डाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो फैट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसीलिए जो एंजाइम है लाइपेज, वो उसकी डायरेक्टली डाइजेशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बाइल की मदद से वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होता है, फिर लाइपेज एंजाइम की मदद से वो मज़ीद स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर इट्स डाइजेशन बाय लाइपेज एंजाइम, अब क्या है, लाइपेज एंजाइम जब उन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स की डाइजेशन कर ले, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। फिर जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है और ग्लिसरॉल क्या है। ओके, अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जान लें कि फ़ैट्स किस चीज़ के बने होते हैं। तो फैट्स हमारे पास बने होते हैं कार्बन से, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स क्या है, तो ग्लिसरॉल सबसे पहला है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज़ ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल क्या है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी जब फैट्स में कार्बन भी प्रेजेंट है, तो जो कार्बन होता है, यानी कार्बन के 3 मॉलिक्यूल या फिर 3 एटम्स मिल के ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या है, अब चूँकि फैट्स में हमारे पास हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, तो ये उससे बने होते हैं। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, यानी बहुत से हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स जब मिलते हैं चेन्स की फॉर्म में, तो उससे हम फैटी एसिड्स कहते हैं। अब चेन से तो जाहिर सी बात है उसकी टेल भी होगी, सो देयर टेल्स हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड एट वन एंड। अब इन फैटी एसिड्स की टेल पे एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो ग्लिसरॉल है तो वो साइज़ में छोटा होता है फैटी एसिड से। ओके फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है।
So the carboxylic acid group is made up of कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे पास दो ग्रुप्स का बना होता है, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? सो कार्बोनिल ग्रुप इज a group in which carbon atom is double bonded with oxygen atom। कार्बोनिल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कार्बन एटम डबल बाउंडेड होता है ऑक्सीजन एटम के साथ। इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स रिएक्ट विथ ईच अदर। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिलते हैं तो ये मिलके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हमारे पास तीनों एटम्स आ गए, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि फैट्स में शामिल होते हैं। तो यानी फैट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। देन द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स एंटर द एंट्रोसाइट्स। फिर जो ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स है वो आ जाते हैं एंट्रोसाइट्स में। ठीक है, एंट्रोसाइट्स क्या है? जो हमारे पास विली होते हैं और माइक्रोविली, ये बने होते हैं एंट्रोसाइट सेल्स के। तो ये वो सेल्स है जो विली और माइक्रोविली की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। विली बना होता है एंट्रोसाइट सेल्स और गॉबलेट सेल्स का, जबकि माइक्रोविली सिर्फ एंट्रोसाइट सेल्स का बना होता है। तो जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आ जाते हैं एंट्रोसाइट में यानी हमारे विली में, तो क्या होगा? इन द एंट्रोसाइट सेल्स में दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? सो व्हेन अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द फैटी एसिड्स विद 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल, द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। यानी जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, क्या होगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आएंगे हमारे एंट्रोसाइट में, वहाँ पर वो कन्वर्ट होंगे ट्राइग्लिसराइड में, यानी वहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल को, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब क्या होगा? आफ्टर डेट प्रोटीन बाइंड्स विथ ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद प्रोटीन बाइंड होता है ट्राइग्लिसराइड के साथ, विच इज कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। यानी जब प्रोटीन बाइंड हो जाए ट्राइग्लिसराइड के साथ फिर हम उसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ठीक है, देन दिस काइलोमाइक्रोन एंटर्स द लेक्टिल। फिर ये काइलोमाइक्रोन एंटर हो जाता है लेक्टिल में, यानी लेक्टिल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस लिए जो फैट्स होते हैं वो लेक्टिल के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं। सबसे पहले तो वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, फिर उसकी डाइजेशन होती है तो वो स्मॉल हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से वो बड़े होते जाते हैं। इसीलिए जो लेक्टिल है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल से साइज़ में बड़े होते हैं। ठीक है, फैट्स ब्लड वेसल से बड़े होते हैं और उसमें एंटर नहीं हो सकते, जबकि लेक्टिल जो होता है वो भी ब्लड वेसल से बड़ा होता है और फैट्स जो होते हैं तो वो उसमें एंटर हो सकते हैं। सो देयरफॉर द फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लेक्टिल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।